स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए KGS खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने खान सर का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों ने शुरू किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 5, जो कि खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में जो पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना है वो कब लागू की गई थी। तो ये लागू किया गया था कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे, तो नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद भी रखना 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक, और अगर बात करें 3 स्तरीय में क्या क्या होता है, एक होता है ग्राम स्तरीय, दूसरा होता है प्रखंड, तीसरा होता है जिला स्तरीय। ठीक है, और हर साल हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कब, 24 अप्रैल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। क्या पूछ रहा है, सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा, राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका और विभिन्न समूहों के मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। काफी इजी क्वेश्चन है कि पूछ रहा है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन हम लोग पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ केवल हिंदू धर्म को मान्यता देता है, दूसरा में दिया हुआ राज्य द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, तीसरा में राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना, या फिर चौथा दिया हुआ राज्य द्वारा धर्म का प्रचार करना। तो क्या पूछ रहा है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। ठीक है, यानी देश या राज्य को कोई एक धर्म विशेष नहीं होता है, यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी देश जो धर्म है सभी धर्मों को लोग मानने वाले एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैंगिक समानता का क्या अर्थ है। क्या पूछ रहा है, लैंगिक समानता का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है केवल महिलाओं को विशेष अधिकार देना, पुरुषों को अधिक अधिकार देना, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना, या फिर ऑप्शन डी में दिया हुआ है केवल पुरुषों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर इसका सही आंसर हम देखते हैं इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक समानता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। तो ये जो कथन है किनका कथन है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, दूसरा भीमराव अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये कथन किनका है, तो ये महात्मा गांधी का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान में जो शक्तियों का वितरण है किन सूचियों के माध्यम से होता है। तो ये होता है संघ सूची, राज सूची और संपत्ति सूची के माध्यम से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में टोटल जो है 97 विषय था, अभी बढ़कर 100 हो गया। ठीक है, राज सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें 61 था, अब 66 हो गया। और संपत्ति सूची जो है, संपत्ति सूची इसमें 52 विषय है, और इस संपत्ति सूची जो है 7वां
अनुसूची में शामिल किया गया और इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ठीक है, संबंधित सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 है, भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारत में संघीय जो ढांचा है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि केंद्र और जो राज्य सरकार है दोनों के बीच शक्तियों का समान रूप से विभाजन होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? यानी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कौन सा आयोग है? तो इसका है कौन सा आयोग? वित्त आयोग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 280। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो दलित पैंथर्स आंदोलन जो है ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1970 के दशक में। ठीक है, 1970 के दशक में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? तो एक थे नामदेव और दूसरा थे जेबी पवार। कौन थे? जेबी पवार। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? क्या पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश शासन। किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? तो ये था ब्रिटिश शासन के व्यवस्था का परिणाम था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ अकबर के काल में, पुनर्जागरण के काल में, मौर्य साम्राज्य के काल में, फिर मुगल शासन के काल में। तो जो राष्ट्रवाद की भावना है इसका बीजारोपण यानी इसकी शुरुआत किस काल में हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था पुनर्जागरण के काल में। किसके काल में? तो पुनर्जागरण के काल में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? ऑप्शन दे दिया है, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, मार्को पोलो या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप ऑप्शन देख के इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और जिनका आंसर सही होगा उनका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति वो है भील। कौन सी है? भील, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, कहाँ पे? एमपी, यानी मध्य प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात में, ठीक है, कर्नाटक, राजस्थान और एवं त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो हिटलर ने किया था नाजी पार्टी का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका किया था? नाजी पार्टी, यानी ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्साय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? क्या पूछ रहा है? वर्साय की संधि तो किस देश ने भंग किया था? इसे भंग किया था जर्मनी ने। किसे? जर्मनी ने भंग किया था। और वर्साय की जो संधि है कब हुई थी? ये हुई थी 28 जून। कब? 28 जून 1919 को। ठीक है, किसके बीच? तो जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने भंग किया था? हिटलर ने भंग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रांस ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन बी है, ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। ऑप्शन सी है, जर्मनी ने भारत जीत लिया। और ऑप्शन डी है, रूस ने ब्रिटेन पर अधिकार कर लिया।
तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो सप्तवर्षीय जो युद्ध है इसका प्रभाव पड़ा था कि ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जॉर्ज तृतीय के शासन काल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? किसके शासन काल में? तो जॉर्ज तृतीय के समय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण 13 उपनिवेशों ने क्या किया? स्वतंत्रता की घोषणा की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? ऑप्शन दिया हुआ है पेरिस की संधि, बिला फैक्रो की संधि, न्यूली की संधि या फिर सेब्रो की संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? क्या पूछ रहा है? रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच भी है, जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था तब। ठीक है, अगर बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा किनके नाम पे है, तो सर रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया। और ये 17 अगस्त 1947 देश आजादी के बाद 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को निर्धारण किया गया था। ठीक है, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? क्या पूछ रहा है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ये कितना है? ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार की अगर बात करते हैं, किसका? देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो है ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना तक? 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? क्या पूछ रहा है? दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, उत्तरी बिंदु की अगर बात करते हैं, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक, और जो सबसे पूर्वी बिंदु तो वो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित हैं? तो भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग 1256 द्वीप स्थित हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें बंगाल की खाड़ी की अगर बात करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिंधु नदी जो है अंततः किस सागर में आके मिल जाती है, किस सागर में आके गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति है मानसरोवर झील से होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये मानसरोवर झील तिब्बत में। कहाँ पे? तो तिब्बत में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? क्वेश्चन क्या है? सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो ये मैंग्रोव वन है। क्या है? मैंग्रोव, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति था इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था
इस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, किसके दरबार में आया था? यह था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका। इंडिका, ठीक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक भी थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 30, बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैशाली जिले के हाजीपुर में क्या होता है? केले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प यानी 7 निश्चय में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल कल्याण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है गांधी सेतु, कोसी महासेतु, विक्रमशिला सेतु और राजेंद्र सेतु। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी सेतु, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर। ठीक, 7 किलोमीटर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क इत्यादि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, MS स्वामीनाथन और सी में है सी सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन डी जो है सुब्रमण्यम का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ठीक, और ये जो है हरित क्रांति 1950 से लेकर 1970 के बीच शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितना सही मारा है। ठीक है, कितना आप लोग को नंबर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया? तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लागू किया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्या पूछ रहा है? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था रूस के कजान में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे किया गया? तो रूस के कजान में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है? तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो है ये स्थित है बिहटा में। बिहटा कहाँ? पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, एक राष्ट्र एक चुनाव, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है? किसके द्वारा किया गया? ये किया गया रामनाथ कोविंद समिति द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया
किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंडित राम नारायण जो थे ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये थे संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? किसका पूछ रहा है? तो मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता। तो इसके विजेता कौन है? इसके विजेता है जर्मन लेखिका जेनी एपेनबर्ग, जेनी एपेनबेक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस दिन को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 नवंबर को। कब? तो 11 नवंबर को मनाते हैं। और ये जो 11 नवंबर को मनाया जाता है किनकी जयंती पर? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन क्या है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है ये लिखा गया किसके द्वारा? तो ये लिखा गया है ट्विंकल खन्ना के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या पूछ रहा है? लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाहो जो है ये है मेघालय का लोक नृत्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या होगा? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन ए हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है? यानी किस शहर में बापू टावर का जो लोकार्पण किया गया? ये किया गया पटना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में किया गया? ये किया गया ब्रिस्बेन में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स किस भारतीय शहर में शुरू किया गया? विनवैक्स जो है किसके बीच है? तो भारत और वियतनाम के बीच है। और कौन सा संस्करण है? तो 5वां। तो किसके बीच है? तो भारत और वियतनाम के बीच है। और कब और किस शहर में शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। तो आप लोग को बताना है गुलाबी शहर किसे कहते हैं। ठीक है, गुलाबी शहर के नाम से किस एक शहर को जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 है, किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो किस देश ने ऐसा किया है? तो ये किया है थाईलैंड ने। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी राजधानी बैंकॉक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, किस देश की विक्टोरिया केजीर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? नाम क्या है? विक्टोरिया केजीर। तो किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आमनगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बिजनौर में। किस में? तो बिजनौर में, बिजनौर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का जो दहन किया जाता है तो ये परिवर्तित किस में होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है?
तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये दर्शाता है रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, और ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। क्या पूछ रहा है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक क्या होते हैं? दो अम्ल होते हैं, या दो क्षार, या एक अम्ल और एक क्षार, दूसरा एक धातु और एक अम्ल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है, तब जाके उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। 57 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग तन्यता कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 है, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है यानी जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो ये बनता है धात्विक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है या फिर भस्मीय या फिर लवणीय, क्या होती है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नंबर 60, अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एनोडाइजिंग यानी या फिर एनोडीकरण, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, खनिज यानी मिनरल्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक जरूर करें। 62 है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको आंसर हम जरूर देते हैं। पहले आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। आप लोग आंसर दीजिएगा 62 और इसे ABCD करके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक आबंध कहलाता है। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल जो है इसे जो सामान्यतः इसका साधारण नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो है पेशीय अंग है? ऑप्शन दिया हुआ हृदय, यकृत, फेफड़े, वृक्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, और इसकी लंबाई जो होती है 1 मीटर होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की लंबाई 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो समन्वय है ये मुख्य रूप से होता है हार्मोन्स के द्वारा, यानी पादप हार्मोन्स द्वारा, जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। एड्रीनलिन हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित हो जाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है ये सीधे स्रावित हो जाता है रक्त में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक, ऊपर के हिस्से को डेंड्राइट्स कहा जाता है, इसके बीच में केंद्रक होता है, और ये जो होता है ये एक्सॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सॉन बल्ब होता है। ठीक, तो ये जो बीच में होता है इसको रेनवियर के नोड भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बीच में केंद्रक होता है। इसी ये जो तंत्रिका कोशिका है इसका डेंड्राइट्स दूसरे तंत्रिका
कोशिका का एक्सोन जब आपस में मिलता है तो उसके बीच में जो स्थान होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 को। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विखंडन द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में विखंडन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? क्या पूछ रहा है? मोतियाबिंद जो है किस प्रकार की बीमारी है? तो ये जो है बीमारी है अपक्षयी बीमारी है। क्या है? अपक्षयी। इसका अर्थ होता है कि यह शरीर के किसी अंग की समान कार्य प्रणाली के धीरे धीरे खराब होने से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 71 लिख के ब्रैकेट में आंसर जो होगा ऑप्शन उत्तर लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, सिल्वर लेंस, जो भी लेंस होगा उसका आंसर आप इस तरह से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वाकई में बिहार पुलिस तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, प्रिज्म से निकलने पर बनने वाला सातों रंग के समूह को क्या कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है, रंगोली, वर्ण क्रम, प्रकाश पुंज या फिर वर्णमाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? वर्णमाला। ठीक, तो इसमें बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग में विभाजित होता है श्वेत प्रकाश, यानी 7 रंग में। ठीक है, और ये प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि तारे हिलते हैं, दूसरा है ऑप्शन बी क्योंकि उनकी रोशनी कमजोर होती है, तीसरा है वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, और चौथा है पृथ्वी क्योंकि पृथ्वी घूमती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल में अपवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कि स्वच्छ जो आकाश होता है उसका रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि? ऑप्शन ए है नीली रोशनी सबसे अधिक परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी है नीली रोशनी सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, ऑप्शन सी नीली रोशनी सबसे अधिक परिकिरणित होती है, और डी में है सूर्य नीला प्रकाश ही देता है। तो डी तो ऐसे भी समाप्त हो चुका है क्योंकि सूर्य नीला प्रकाश नहीं देता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीली रोशनी सबसे अधिक परिकिरणित होती है, इसलिए सूर्य कैसा दिखाई देता है, आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। नंबर 75 है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76, ओम का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन 76 क्या है? ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विद्युत धारा और विभवांतर से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, जहां 0 ग्रेटर देन 0, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। इसका सही आंसर आप हम लोग बता देते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81।
क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान कहता है निम्नलिखित में से क्या होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 82। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के निकाय 4x प्लस 6y बराबर 7 तथा 6x प्लस के प्लस 4y माइनस 21 बराबर 0 एक अद्वितीय हल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा के नॉट इक्वल टू 5, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि परिधि 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, परिधि बटे व्यास करके सॉल्व करेंगे तो बराबर 3/5 हो गया। परिधि का वैल्यू दिया हुआ 6 बटा व्यास का वैल्यू क्या होगा r, और इसको हम लोग या तो 2r लिख सकते हैं या फिर r लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग 2r लिखते हैं, 2 इंटू आर बराबर 3/5 मल्टीप्लाई जब करेंगे r का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10/21। कितना हो जाएगा, 10/21 हो जाएगा। ठीक है, 85 चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85 अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 दिया हुआ है, ए बी बराबर 54 है, तो ए माइनस बी बाय ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू जो वो आ जाएगा 8/√10। ठीक है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम लोग ए प्लस बी और ए क्या दिया हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखते हैं। क्वेश्चन 86 में कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाता है, इसमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मिट्टी का आयतन जो है क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच पर इस फॉर्मूला पर लगाइएगा, आ जाएगा, निकल जाएगा, कितना आएगा, तो आएगा 14,168 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 5/√3 माइनस cos 60 का मान कितना होगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, √3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 88 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द कौन सा है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूल क्या है, तत्सम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। दिए गए शब्दों से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। क्या करा, दिए गए शब्दों से उचित शब्दों से वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं बड़ा काम है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रयोजन, आरक्षण, आयोजन या संगठन। तो क्या आंसर हो जाएगा, आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं बड़ा काम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया। ऑप्शन दिया हुआ है तलवार, चाकू, शस्त्र या अस्त्र। तो क्या है, दूर से फेंककर ही हथियार चलाया के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, अस्त्र। क्या हो जाएगा, अस्त्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो जो रेखांकित शब्द है वह आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प कौन सा होगा। तो ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक या फिर उत्तम पुरुष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है। किसका पूछ रहा है, कमल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पयोज। नेक्स्ट 93 है,
उग्र का विलोम शब्द होगा? उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उग्र का विलोम शब्द होगा सौम्य। क्या हो जाएगा? सौम्य यानी शांत, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड के लिए दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? हर एक्स्ट्रावेजेंट ज्वेलरी लुक्ड सोवी बट ऑफ लिटिल वैल्यू, रिवीलिंग मोर अबाउट हर डिजायर फॉर अटेंशन देन हर वेल्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वन वर्ड के लिए। तो वन वर्ड किसका है? तो जो रेखांकित किया गया भाग उसके लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रम्पेरी। क्या हो जाएगा? ट्रम्पेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में एंटोनिम खोजने के लिए कह रहा है और दिया हुआ वर्ड क्या? पुसिलैमिनस। इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्रेव, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 96 में कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। टीचर्स कमांड वाज प्रॉम्प्टली ओबेड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा डी, द स्टूडेंट्स प्रॉम्प्टली ओबेड द टीचर्स कमांड, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस द मिनिस्टर सेड आई एम एन ऑनरेबल मैन। इसका इनडायरेक्ट पूछ रहा है। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मिनिस्टर सेड दैट ही वाज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। 98 में जंबल करने के लिए कह रहा है सेंटेंस को, तो इसको अगर जंबल कीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी बी। पहले ए, उसके बाद सी, फिर डी, तब आएगा बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, अपोजिट मीनिंग कह रहा खोजने के लिए सैलुब्रियस का। किसका? सैलुब्रियस का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका जो अनहेल्दी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, द कस्टम ऑफ ए वुमेन हैविंग मेनी हस्बैंड्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहते हैं पॉलिएंड्री, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉलिएंड्री इसका सही हो जाएगा। अब होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केजीएस का प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। ठीक है, तब तक आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे एक निवेदन और है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप कम से कम इसे एक ग्रुप में, यानी किसी भी ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।